नामुदु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। डियर स्टूडेंट, हम सेकंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 हमने शुरू किया हुआ है। चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम तमाम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनके लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एस ऑर्बिटल के अंदर मौजूद होंगे, दे आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये हमारा पीरियोडिक टेबल है। इसका ये जो लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इन्हें आपने एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर दो ग्रुप होते हैं, एक को फर्स्ट ए कहते हैं जिन्हें अल्कली मेटल का नाम है, दूसरा जो होगा सेकंड ए ग्रुप है, दैट नेम इज ए अल्कलाइन अर्थ मेटल। हमने अल्कली मेटल की तमाम प्रॉपर्टीज को पढ़ लिया था। आज जो हम स्टडी करने वाले हैं वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये अल्कलाइन अर्थ मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के पहले मेंबर्स कौन से होते हैं? ये बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है और रेडियम है। दीज आर दी मेंबर्स ऑफ ग्रुप सेकंड ए या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के ये मेंबर होते हैं। इन्हें हम अल्कली इसलिए कहते हैं, अगर आप इन्हें पानी के अंदर डालते हैं, पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो ये अल्कलीज बनाते हैं, बेसिस बनाते हैं। ऐसे बेस जो पानी में हल हो जाते हैं उन्हें हम अल्कली कहते हैं। अर्थ मेटल इसलिए कहते हैं क्योंकि अर्थ क्रस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स यूज हो रहे होते हैं ज्यादातर यही एलिमेंट्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिलिकेट्स और एल्यूमिनेट्स की शक्ल में जमीन की अर्थ क्रस्ट बनाएंगे। सबसे पहले इनके हम एटॉमिक नंबर नाम याद कर लेते हैं। या आपने इस ग्रुप को याद करना है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ब्रिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। फिर हम इनके एटॉमिक नंबर याद कर लेते हैं। ब्रिलियम जो होता है इसका एटॉमिक नंबर 4 होता है। इसमें अगर आप 8 जमा करेंगे तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 आ जाएगा। फिर 8 जमा करेंगे तो 20, दैट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम। इसमें 18 जमा करोगे 38, दैट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ स्ट्रोंशियम। इसमें फिर हम 18 जमा करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 56। तो 18 जमा किया 56 आ गया। इसमें फिर हम 32 जमा करते हैं तो ये 88, ये एटॉमिक नंबर रेडियम का होगा। क्योंकि ये पीरियड के लिहाज से एलिमेंट्स को हम जमा करते गए तो ये इनके एटॉमिक नंबर आते गए। अब जो हम पढ़ना चाहते हैं वो हमारे पास आ जाते हैं एटॉमिक मासेस, कि हम एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो एटॉमिक मास क्या होंगे उनको अब हम देख लेते हैं। अब ये जो ब्रिलियम होगा इसका एटॉमिक मास क्या होगा? जो भी इसका एटॉमिक नंबर है इसको 2 से मल्टीप्लाई करें फिर 1 जमा करें, 9 आता है। ये एटॉमिक मास होगा ब्रिलियम का। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास क्या होता है? जो इसका एटॉमिक नंबर है इसको सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इसका एटॉमिक मास होगा। कैल्शियम का एटॉमिक मास क्या होगा? इसके एटॉमिक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास कैल्शियम का एटॉमिक मास आ जाता है। स्ट्रोंशियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 38 को जब आप 2 से जमा करते हैं तो 76 बनता है। इसमें आप अगर 12 जमा करेंगे तो 88, तो इसका एटॉमिक मास जो है वो 88 है। और ऐसे बेरियम का जो होता है 137 इसका एटॉमिक मास होगा। अब हम इनकी जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कि इन एलिमेंट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरतीब से पाए जाते हैं उसको हम स्टडी कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगी वो हम वही पुराना हमारा फार्मूला स्कूल स्कूल 2 दफा स्कूल फिर पब्लिक स्कूल लिखेंगे, फिर 2 दफा हमने डीपीएस लिखेंगे और फिर 2 दफा हमने एफ फिर ऐसे हम आगे की तरफ चलते जाएंगे। एस के ऊपर हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन, पी के ऊपर हमेशा 6 इलेक्ट्रॉन, डी के ऊपर 10 इलेक्ट्रॉन, एफ के ऊपर आपने 14 इलेक्ट्रॉन जो है वो लगाने हैं। अब पहले मेंबर आ जाते हैं। ये ब्रिलियम है, मैग्नीशियम है, ये कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है। ये अब इसका एटॉमिक नंबर 4 था, इसका 12 है, इसका 20 है, इसका 38 है, इसका 56 है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये स्कूल है। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, मुकम्मल हो गया। इसका 2s है क्योंकि ये सेकंड पीरियड से ताल्लुक रखता है, मैग्नीशियम तीसरे पीरियड से इसलिए ये 3s पे एंड होगा। तो हम लिखेंगे 1s में 2, ये फिर हम वही स्कूल लिखेंगे, फिर पब्लिक स्कूल, ये 3s है। 1s 2s 2p और 3s, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12, ये 3s पे कंप्लीट होगा। कैल्शियम का ताल्लुक जो होता है वो चौथे पीरियड से है इसलिए ये जाके 4s पे कंप्लीट होगा। तो ये 1s में 2 आएंगे, ये 2s में 2 आएंगे, फिर ये स्कूल हो गया, ये पब्लिक स्कूल हो गया, फिर हम इसे पब्लिक स्कूल लिखेंगे। ये 2p होगा, ये 3s होगा, 3p होगा और ये 4s। ये 2 और 2 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18 और 2 20। अब ये जो स्ट्रोंशियम होगा ये 5s पे खत्म होगा। फिर हम इसको लिखेंगे स्कूल है,
फिर ये पब्लिक स्कूल है, फिर ये पब्लिक स्कूल है, फिर ये DPS, ये 5S होगा। 1S है, ये 2S है, 2P है, ये 3S है, ये 3P है, ये 4S है, 3D है, 4P है और ये 5S। तो यहाँ पे 1S में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 जो होंगे ये 18, 18 और 2 20, 20 और 10 30, 30 और 6 36, 36 और 2 जो होंगे वो 38। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होगी। अब हम बेरियम को देखते हैं। तो बेरियम के अंदर 56 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको भी हमने इसी फार्मूले से कंप्लीट करना है। बेरियम 56 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, तो ये स्कूल आएगा, फिर ये पब्लिक स्कूल आएगा, फिर ये पब्लिक स्कूल आएगा, ये छठे एस पे जाके कंप्लीट होगा। फिर आप इसे DPS लिखेंगे, फिर हम इसे DPS 1S 2S 2P, ये 3S है, ये 3P, ये 4S है और ये हमारे पास 3D आएगा, ये 4P आएगा, ये 5S होगा, ये 4D है, ये 5P है, ये हमारे पास 6S हो जाएगा। यहाँ पे 1S में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20, 20 और 10 30 है, 30 और 6 36 और 2 38 और 10 48, 48 और 6 54 और 2 जो होते हैं ये 56 हैं। तो बेरियम के बाद रेडियम की भी बिल्कुल ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे और इस तरीके से हमने इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सीख लेते हैं। अब ये अक्सर क्वेश्चन आता है व्हाई दे आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल, क्योंकि ये आमतौर पर अल्कलीज बनाते हैं और जमीन की ज्यादातर जो अर्थ क्रस्ट बनाने के लिए यही एलिमेंट इस्तेमाल होते हैं। अब हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखना चाहते हैं कि पीरियोडिक टेबल के अंदर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज का क्या ट्रेंड है। फिजिकल प्रॉपर्टीज से मुराद है कि ऐसी प्रॉपर्टीज जिनके अंदर इनके साइज देखते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इन चीजों को अब हमने एक टेबल की मदद से देखते हैं। तो ये हमारी बुक के अंदर टेबल दिया गया है अल्कलाइन अर्थ मेटल का, ये जो है वो एक टेबल है। हम अब इसे देख लेते हैं। पहले इसका एटॉमिक नंबर है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 था, फिर मैग्नीशियम का, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम। इसके बाद इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जिसको हमने पढ़ लिया। अब इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी आती है। तो हम देख रहे हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो टॉप से बॉटम की तरफ डिक्रीज होती जा रही है। सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो बेरिलियम की है, क्योंकि इसका साइज छोटा है। जब साइज स्मॉल होगा तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना मुश्किल होगा। फिर मैग्नीशियम आ जाता है, फिर कैल्शियम है, फिर स्ट्रोंशियम है, फिर बेरियम। इस तरीके से अगर आप इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू देखना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू भी जो होती है वो भी टॉप से बॉटम की तरफ जो है वो डिक्रीज होती जा रही है। बेरिलियम की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सबसे ज़्यादा है, फिर मैग्नीशियम है, फिर हमारे पास कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम आ जाता है। फिर हम इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी टॉप से बॉटम की तरफ डिक्रीज होती जा रही है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.5, 1.2, 1, 1, फिर 0.9। फिर इनका एटॉमिक रेडियस आ जाता है। तो बेरिलियम का एटॉमिक साइज सबसे छोटा है क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद कम है और शेल भी कम है। फिर जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ शेल बढ़ते जा रहे हैं तो इनका एटॉमिक रेडियस जो होता है वो भी इंक्रीज होता जा रहा है। इनका जो आयनिक रेडियस है, क्योंकि इनके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, इसलिए ये डाई पॉजिटिव आयन बनाते हैं। तो आयनिक रेडियस भी टॉप से बॉटम की तरफ जो होता है वो आमतौर पर हमारे पास इंक्रीज होता जा रहा है। फिर इनके मेल्टिंग पॉइंट आते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट जितने भी अल्कली मेटल्स होते हैं इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं इनके साइज पे डिपेंड करते हैं। इन केस ऑफ अल्कली मेटल्स, हेलोजेंस के अंदर अगर साइज बड़ा होगा तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, लेकिन अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के अंदर अगर साइज इनका छोटा होगा तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होंगे वो ज़्यादा होंगे। अब बेरिलियम जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास सबसे ज़्यादा है, फिर मैग्नीशियम का उससे कम है, फिर हमारा कैल्शियम आ जाता है, फिर स्ट्रोंशियम है, फिर बेरियम है। यानी टॉप से बॉटम की तरफ मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता जा रहा है क्योंकि साइज इंक्रीज होता जा रहा है। साइज के इंक्रीज होने से इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है, इसलिए इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो टॉप से बॉटम की तरफ डिक्रीज होते जा रहे हैं। फिर इनके अंदर डेंसिटी आ जाती है। डेंसिटी के अंदर एक वेरिएशंस पाई जा रही है। डेंसिटी के अंदर सिर्फ एक एक्सेप्शनल केस है कि बेरिलियम की डेंसिटी 1.85 है, मैग्नीशियम की 1.74 है, कैल्शियम की जो होती है डेंसिटी ये अचानक कम होगी 1.55 आ गई। फिर ये तरतीब आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। डेंसिटी क्या होती है तो हम जानते हैं डेंसिटी का ताल्लुक होता है मास ओवर वॉल्यूम से। हम कहते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू, डेंसिटी का ताल्लुक होता है मास ओवर वॉल्यूम से। यानी अगर मास बढ़ता जाएगा
मास जितना ज्यादा होता जाएगा डेंसिटी जो होती है वो उतनी ज्यादा हो जाती है। तो टॉप से बॉटम की तरफ अगर हम मूव करते हैं तो हमारे पास मास बढ़ता है, इसलिए इनकी डेंसिटी भी बढ़ती है। आमतौर पर अगर किसी भी चीज का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। तो हम एक कॉमन क्वेश्चन हम सब जानते हैं कि आइस फ्लोट ओवर द सरफेस ऑफ वाटर, बर्फ जो होती है वो पानी की सतह के ऊपर क्यों तैरती है। आमतौर पर अगर आपने एक गिलास के अंदर आइस को, बर्फ को यहाँ तक जो है वो फिल करते हैं, जब ये आइस में कन्वर्ट हो चुका होगा तो इसका वॉल्यूम जो होता है 9% इंक्रीज हो जाता है, यानी आइस का वॉल्यूम हमेशा इंक्रीज हो जाता है। तो आइस जो होती है वो पानी की सतह के ऊपर इसलिए तैरती है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ने से उसकी डेंसिटी जो होती है वो कम हो जाती है। तो हम इसका जवाब बताते हैं बिकॉज डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर, इसलिए आइस जो होती है वो आमतौर पर सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर फ्लो करेगी। अब हम इन सब की डेंसिटी के अंदर एक थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस आ जाता है। तो ये पहले ब्रिलियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर हमारे पास कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है। तो होना ये चाहिए कि जो ब्रिलियम है इसकी डेंसिटी जो है वो हम देख लेते हैं कि ब्रिलियम की डेंसिटी जो है 1.85 है, 1.74 जो है इसकी डेंसिटी आ जाती है, 1.55 है, और फिर हमारे पास आ जाती है 2.6 है, फिर 3.5 है। तो जैसे जैसे मास बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे मास जो होता है वो इंक्रीज होता जाएगा, मास बढ़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, भारीपन आता जाएगा, भारीपन आने से डेंसिटी बढ़ती जा रही है। तो ब्रिलियम की डेंसिटी 1, हम कहते हैं टॉप से बॉटम की तरफ भारीपन, हैवियर पन जो होगा वो इंक्रीज होता जा रहा है, इसलिए इनकी डेंसिटी भी इंक्रीज होनी चाहिए। तो ब्रिलियम की डेंसिटी 1.85 है, मैग्नीशियम की 1.74 है, तो कैल्शियम की जो है वो कम हो जाती है, यानी कैल्शियम की डेंसिटी जो है वो ज्यादा होना चाहिए थी मैग्नीशियम से, लेकिन ये कम होगी। तो हमारे पास डेंसिटी के लिहाज से जो ऑर्डर बनेगा ब्रिलियम आएगा, ब्रिलियम से ज्यादा डेंसिटी जो होगी वो कैल्शियम की होगी, कैल्शियम से ज्यादा डेंसिटी जो होगी वो मैग्नीशियम की होगी, फिर स्ट्रोंशियम होगा, फिर बेरियम होगा। अब ये शार्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई कैल्शियम हैज लो डेंसिटी देन मैग्नीशियम, कैल्शियम की जो डेंसिटी होती है वो मैग्नीशियम से क्यों कम होती है। तो इसका जवाब हमारे पास यहाँ मौजूद है। आमतौर पर कैल्शियम के केस के अंदर ये जो कैल्शियम का न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट या इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो कम हो जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो कम हो जाती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने से इनका वॉल्यूम जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए इसकी डेंसिटी जो होती है वो कम हो जाती है। हम कह सकते हैं कैल्शियम का वॉल्यूम क्योंकि ज्यादा हो जाता है इसलिए इसकी डेंसिटी जो है वो कम हो गई, और इसलिए ये हमारे पास एक एक्सेप्शनल केस आ जाता है। लास्ट में हमारे पास आ जाता है हाइड्रेशन एनर्जी। ये हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, तो आमतौर पर लास्ट जो रिलेशनशिप है वो है हाइड्रेशन एनर्जी, कि ये जो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, तो हाइड्रेशन एनर्जी का हमारे पास फार्मूला होता है, ये डिपेंड करती है चार्ज ओवर साइज पे, चार्ज ओवर साइज पे डिपेंड करेगी। आमतौर पर अगर हम टॉप से बॉटम की तरफ ब्रिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम टॉप से बॉटम की तरफ मूव करते हैं तो दे हैव सेम चार्ज, इन सब का चार्ज सेम है। लेकिन अब ये हाइड्रेशन एनर्जी इनके ऊपर साइज के ऊपर डिपेंड करेगी। तो ब्रिलियम की हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। हाइड्रेशन एनर्जी होती क्या है, अगर हमारे पास हाइड्रेशन मीन वाटर, अगर आपके पास पानी है, पानी के अंदर 1 मोल आप किसी भी आयन का डालते हैं और इस आयन को जो वाटर घेर लेता है, दैट इज नोन एज ए हाइड्रेशन एनर्जी। तो आप देख रहे हैं कि हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है वो डिपेंड करती है आमतौर पर साइज पे। अब चार्ज सेम है इसलिए ये साइज पे डिपेंड करती है, ब्रिलियम का साइज छोटा है इसलिए इसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम और फिर बेरियम होगा। तो हमारे पास आएगा कि ब्रिलियम की हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, फिर मैग्नीशियम आयन की होगी, फिर हमारे पास कैल्शियम आयन की होगी, फिर हमारे पास जो है वो स्ट्रोंशियम आयन की होगी, और लास्ट में हमारे पास जो होगी वो बेरियम आयन की होगी। ये हाइड्रेशन एनर्जी का हमारे पास ट्रेंड होगा। अगर आपने इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ये सब का सेम ट्रेंड होता है, टॉप से बॉटम की तरफ डिक्रीज होता है, ब्रिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। अगर आप टॉप से बॉटम की तरफ मूव कर रहे हैं तो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी टॉप से बॉटम की तरफ जो होती है वो डिक्रीज होती है। अगर इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आप देखते हैं तो वो भी टॉप से बॉटम की तरफ डिक्रीज होता है, सिर्फ एटॉमिक रेडियस जो होता है वो टॉप से बॉटम की तरफ इंक्रीज होगा, डेंसिटी जो होती है वो भी टॉप से बॉटम की तरफ जो है वो इंक्रीज होती है, क्योंकि मास बढ़ रहा होता है इसलिए डेंसिटी इंक्रीज होती है।
डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।